Welcome students to the Institute of Commerce Studies. Next principle of management is unity of command अर्थात आदेश की एकता. Unity of command means a subordinate is accountable or responsible to a single superior only. अर्थात एक सबॉर्डिनेट केवल एक ही सुपीरियर के प्रति जिम्मेदार हो सकता है. To avoid confusion, he gets orders and instructions from one superior and is also responsible to a single superior only. अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय को कंफ्यूजन ना हो तो हर एक सबॉर्डिनेट को केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए और उसी सुपीरियर के प्रति वह जिम्मेदार भी होना चाहिए. If he getting orders from more than one superior at a time, then the subordinate will remain in confusion and disturbance. अगर एक सबॉर्डिनेट को दो सुपीरियर्स या उससे ज्यादा सुपीरियर्स एक साथ आदेश दे रहे हैं तो सबॉर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा और लगातार डिस्टर्ब रहेगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वर्कर टू डिसाइड एज टू हुज ऑर्डर्स ही हैज टू ओबे एंड हुज ऑर्डर्स ही कैन इग्नोर. और यहाँ पर एम्प्लॉय ये डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि उसे अपने किस सुपीरियर के ऑर्डर्स को मानना चाहिए और किस सुपीरियर को एक नज़रअंदाज कर देना चाहिए. Fayol felt that if this principle is violated, authority is undermined, that means diluted. फेयोल का यह मानना है कि अगर यह प्रिंसिपल हमने अप्लाई नहीं किया मैनेजमेंट में तो अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा. सबॉर्डिनेट्स के पास जो अधिकार हैं वो बेकार हो जाएंगे. डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी यानी कि जो अनुशासन है वो खतरे में आ जाएगा. ऑर्डर डिस्टर्ब्ड यानी कि सब कुछ बिखर जाएगा. एंड स्टेबिलिटी थ्रेटेंड और स्थिरता नहीं रहेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी स्थिरता खतरे में आ जाएगी. इट रिजेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. इसका संबंध सेम वैसे ही है जैसे कि मिलिट्री के अंदर होता है. मिलिट्री में एक एम्प्लॉय को केवल एक ही सुपीरियर आदेश देता है, एक साथ दो लोग उसको आदेश नहीं दे सकते. अर्थात ऐसा नहीं है कि मुझे अपने बॉस की बात भी माननी पड़ेगी और अपने बॉस के बॉस की बात भी माननी पड़ेगी. जी नहीं, मैं केवल फॉलो करूंगा अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस. इन शॉर्ट, प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वन मैन वन बॉस यानी कि एक व्यक्ति का केवल एक ही बॉस होना चाहिए. अगर एक व्यक्ति का एक से अधिक बॉस होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और किसी के भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर पाएगा. नाउ बेनिफिट्स एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. दिस प्रिंसिपल विल हेल्प इन अचीविंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स. अर्थात यह प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करते हैं अपने मैनेजमेंट में तो इसके हमें क्या फायदे मिलेंगे. पॉइंट नंबर 1, ईच सबॉर्डिनेट शैल रिसीव क्लियर कट ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली. यानी हर एक सबॉर्डिनेट को केवल एक ही बॉस से क्लियर कट ऑर्डर्स मिलेंगे जिससे कि उसे समझने में मुश्किल नहीं होगी. दिस विल इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस. इससे हमारे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे. पॉइंट नंबर 2, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस विल बी क्लियर टू एवरीबडी. यानी कि हर सबॉर्डिनेट को ये पता होगा कि मुझे किस सुपीरियर से ऑर्डर्स लेने हैं और अपने अंडर में किस सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स देने हैं. अर्थात अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर होगी हर व्यक्ति को. नंबर 3, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एवरी एग्जीक्यूटिव विल बी ऑनर्ड. यानी कि हर सुपीरियर के आदेशों को माना जाएगा, उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाएगा, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा. इट वुड बी इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट. और अगर वहां पर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो यह पता लगाया जा पाएगा कि वहां पर किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. नंबर 4, देयर विल बी हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द सुपीरियर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स. दैट मीन्स सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स के बीच हमें एक उनके संबंधों में एक अच्छा तालमेल दिखाई देगा. लेकिन अगर यह सिद्धांत
ठीक से अप्लाई नहीं किया गया तो उसके बुरे प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, उसका पहला पॉइंट है देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी कि एक काम दोहराएगा। यानी कि एक व्यक्ति ने भी ऑर्डर दे दिया और दूसरे व्यक्ति ने भी ऑर्डर दे दिया, तो उससे क्या होगा, वो दोनों का काम तो कर नहीं पाएगा। या फिर ऐसा होगा कि मालूम पड़ेगा कि एक काम को दो दो बार किया जा रहा है और कुछ काम ऐसे भी होंगे जो काम किया ही नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर टू, अ सबॉर्डिनेट में नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई टू और मोर बॉसेस। यानी एक व्यक्ति दो या दो से ज्यादा बॉसेस को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकता, एक साथ उनको संतुष्ट नहीं कर सकता। दिस में लीड टू कन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हमारी हमारे संगठन में सुपीरियर्स के बीच मतभेद पैदा होंगे, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होगा कि इस व्यक्ति ने मेरा काम क्यों नहीं किया और दूसरे सुपीरियर का काम कर दिया। पॉइंट नंबर थ्री, इट विल बी इजी फॉर द सबॉर्डिनेट टू एस्केप रेस्पॉन्सिबिलिटी। और हो सकता है कि यहाँ पर सबॉर्डिनेट को मौका मिल जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बच निकले। यानी कि सबॉर्डिनेट को जब पता है कि वो दोनों सुपीरियर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता और सजा तो उसे मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वो काम पूरा कर ही नहीं पाएगा दो बॉसेस का एक साथ, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलेगा। एंड पॉइंट नंबर फोर्थ इज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक व्यक्ति को दो बॉसेस एक साथ आदेश दे रहे हैं तो ऐसी संस्था में अनुशासन का पालन करना आसान नहीं होता है कभी भी। हेनरी फेयल्स नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट मीन्स वन यूनिट वन प्लान। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक डिपार्टमेंट का केवल एक ही प्लान होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स कॉमन गोल। यानी कि इस सिद्धांत के मुताबिक सभी मेंबर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत, उनके द्वारा किए गए एफर्ट्स एक ही दिशा में जाने चाहिए और वो दिशा होनी चाहिए जिसमें हमें गोल्स अचीव हो सकें। सो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। तो हर एक ग्रुप का सेम ऑब्जेक्टिव यानी कि एक ही उद्देश्य होना चाहिए। मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। और हर एक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो एक ही प्लान के अंतर्गत काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, a ready-made garment factory has three divisions producing gents shirts, gents trousers, and ladies tops. According to this principle, each division must have one head, यानी कि हर डिपार्टमेंट का एक अलग हेड होना चाहिए, अर्थात एक अलग मैनेजर होना चाहिए। एंड वन प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, और एक ही प्लान होना चाहिए उस डिपार्टमेंट में जिससे कि सभी इंडिविजुअल्स अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। एज ईच डिवीजन हैज़ डिफरेंट सेल्स टारगेट, क्योंकि जो भी ऊपर आपको तीन एग्जाम्पल्स दिए गए, जेंट्स शर्ट्स, जेंट्स ट्राउजर्स या लेडीज टॉप्स, इन सभी के टारगेट्स डिफरेंट होंगे, सभी की सेल्स टारगेट सेम नहीं हो सकते। डिस्टिंक्टिव मार्केट शेयर, सभी का मार्केट शेयर का यहाँ पर मतलब है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स सभी के सेम नहीं हो सकते। एंड इट्स ओन शेयर ऑफ प्रॉब्लम, और सभी की समस्याएं भी अलग अलग प्रकार की होंगी। इसीलिए हर डिपार्टमेंट में एक अलग प्लान होना चाहिए जिस प्लान के आधार पर वो डिपार्टमेंट काम करेगा और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा। अर्थात सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्लान्स होने चाहिए और वो वन यूनिट वन प्लान के आधार पर काम करेंगे, और सभी लोगों के जो एफर्ट्स हैं वो एक ही दिशा में जाने चाहिए, और वो दिशा होनी चाहिए जिसमें हमें लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो सके। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने पर फायदे क्या होंगे? दैट मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट्स। पॉइंट नंबर वन, ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो हमारी हर एक एक्टिविटी हमें अपने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी। एंड पॉइंट नंबर टू, देयर इज बेटर कोऑर्डिनेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर तरफ
एक अच्छा समन्वय दिखाई देगा, एक अच्छा तालमेल दिखाई देगा। हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अच्छे तरीके से लिंक होता हुआ दिखाई देगा। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन, अर्थात अगर यह सिद्धांत नहीं अपनाया गया तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि तालमेल बिगड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में मेहनत करने की वजह से हमारे रिसोर्सेज, हमारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे, जिनसे हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एंड पॉइंट नंबर 3 इज डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की मंजिलों को अचीव करने में मुश्किलें आएंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मीनिंग। It means that one employee should receive orders from one superior only, यानी कि एक एम्प्लॉय को केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। एंड इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इट मीन्स वन यूनिट वन प्लान, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक डिपार्टमेंट का केवल एक ही प्लान होना चाहिए जिसके अंतर्गत वो काम करेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज पर्पस। इट एम्स एट ensuring compliance of orders and instructions। यूनिटी ऑफ कमांड इस चीज को पक्का करता है कि जो भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयज को दिए जाएंगे वो पूरे हो जाएंगे। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इट एम्स एट बेटर कोऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इस बात को तय करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर तरफ समन्वय देखने को मिलेगा, यानी कि एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 इज एम। इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ कमांड का लक्ष्य है कि एक व्यक्ति को दो जगह से ऑर्डर्स नहीं मिलने चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का एम है इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि एक काम दो दो जगह नहीं होना चाहिए। स्कोप, इट इज रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ वर्कमैन। यूनिटी ऑफ कमांड का संबंध है वर्कर्स के काम करने से। एक वर्कमैन जो भी काम करता है उससे संबंधित होता है यूनिटी ऑफ कमांड। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इट इज रिलेटेड टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन केवल एक वर्कर्स के काम से संबंधित नहीं होता, बल्कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है। ऑब्जेक्टिव, इट स्पेल्स आउट अकाउंटेबिलिटी। यूनिटी ऑफ कमांड हमें जवाबदेहता के बारे में बताता है, यानी कि हर एक सबऑर्डिनेट को उसके द्वारा किए गए काम के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है और अपने काम का जवाब, अपने काम की रिपोर्ट अपने सुपीरियर्स को देनी होती है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इट स्पेल्स आउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज अ होल एज वेल एज डिपार्टमेंटल। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और केवल ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, हर एक डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हमें ये बताता है।